नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड माय नेम इज़ कार्तिक कौशिक एंड आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बच्चों, आज हम आपकी यूनिट 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, उसके आगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर टॉपिक कवर जो होने जा रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। पहला है टेक्स्ट एडिटिंग, अंडू और रीडू क्या होता है, हम टेक्स्ट को मूव और कॉपी कैसे कर सकते हैं, और हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, और हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्टिंग अ वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, जंपिंग टू द पेज, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, हम स्पेलिंग और ग्रामर कैसे चेक कर सकते हैं, और हम सिनोनिम्स और थ्रॉसर्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और हम डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, ये सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, कि हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे कर सकते हैं और उसके अंदर अलग अलग फंक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। तो बच्चों, जो पहला फंक्शन है वो है अनडू एंड रीडू। तो बच्चों, ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल, फॉर एग्जांपल report.odt, एंड देन स्टार्ट एडिटिंग इन इट। इफ बाय मिस्टेक यू हैव मेड सम चेंजेस and now you want to erase the last change done, then use the undo option. After undo command again, if you want to go back, then use the redo option. तो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपने एक लाइन लिखी, माई नेम इज़ राम। तो बच्चों, आपने राम को सिलेक्ट करा और आपने गलती से उसको डिलीट कर दिया, और अब आप चाहते हैं कि वो राम वापस आ जाए। तो आप अगर उसको अंडू करेंगे, जो आपने लास्ट चीज़ की होती है, चाहे डिलीट किया हो, चाहे कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया हो, अगर आप अंडू पे क्लिक करें तो वो वापस हो जाता है, मतलब वो राम लिखा हुआ वापस आ जाएगा। और अगर आपने उसका उल्टा करना होता है, जैसे कि आपने राम को डिलीट कर दिया मगर आप उसके बाद चाहते हैं कि राम दोबारा से वापस आ जाए, तो उसके लिए हम रीडू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, अंडू का मतलब होता है कि जो हमने अभी अभी किया है उसको वापस से पहले वाला करना, और रीडू का मतलब होता है जो पहले वाला था और जो हमने अभी अभी ऑप्शन को पहले वाला किया था, और अगर आप रीडू दबाते हैं तो वो वापस वैसा हो जाता है। जैसे माय नेम इज़ राम को अगर आप राम डिलीट कर देते हैं तो आप उसको अंडू बोलेंगे, और अगर आप राम को वापस ले आते हैं तो हम उसको रीडू बोलेंगे। तो अब आते हैं मूविंग एंड कॉपिंग टेस्ट। तो बच्चों, मूविंग का मतलब होता है कट, इसको हम कट एंड पेस्ट भी बोल सकते हैं। इट इज़ यूज टू मूव अ सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बच्चों, हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हमने एक टेक्स्ट की लाइन जो हमने लिखी हुई है उसको अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना हो, तब हम कट एंड पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आज ये जानते हैं कि भी हम ये कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द एडिट कट ऑप्शन और प्रेस Ctrl X. Place the cursor where the text has to be moved. Click on edit paste option और प्रेस Ctrl+V. तो बच्चों, जो भी टेक्स्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, आप उसको पहले सेलेक्ट करें, और उसको कट करने के लिए आप उस पर राइट क्लिक करके भी उस पर कट कर सकते हैं, या फिर अपने आप कीबोर्ड में से Ctrl+X दबाकर भी उसको कट कर सकते हैं। एक बार आप उसको कट कर दें तो वो वहाँ से चला जाएगा। उसके बाद आपको उस पोजीशन पर जाना है जहाँ पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं। आप अपना कर्सर वहाँ पे ले जाकर वहाँ पर क्लिक करें। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप इसको कीबोर्ड की सहायता से भी कर सकते हैं अगर आप Ctrl+V दबाए तो कट करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+X, और पेस्ट करने की है Ctrl+V। हमारा अगला टॉपिक है कॉपी एंड पेस्ट। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी कट एंड पेस्ट बताया, कट एंड पेस्ट में एक टेक्स्ट की जो वो होती है वो मूव हो जाती है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और वो पहली जगह से गायब हो जाती है। मगर कॉपी एंड पेस्ट में ऐसा नहीं होता। कॉपी का मतलब होता है हम एक फ़ाइल की एज इट इज़ एक डुप्लीकेट कॉपी बना दें। तो इसके अंदर अगर आप एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं
और उसको दूसरी जगह जाकर पेस्ट कर देते हैं तो वो पहली जगह भी रहता है और दूसरी जगह भी। आइए इसको पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है जो भी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं। स्टेप 1, select the text and click on edit copy option or press Ctrl+C. Place the cursor where the text has to be duplicated. Click on edit paste option और press Ctrl+V. तो बच्चों हमें जो भी टेक्स्ट हमारा कॉपी करना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। हम राइट क्लिक करने के बाद हमें वहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप कीबोर्ड की सहायता से करना चाहते हैं तो हम Ctrl+C दबा के कर सकते हैं। हमारा स्टेप 2, जहाँ पर हमने अपने टेक्स्ट को कॉपी करना है वहाँ पर कर्सर ले जाकर अगर हम क्लिक करें और उसके बाद राइट क्लिक करके वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर मैंने आपको पहले भी बताया था पेस्ट की जो कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। तो बच्चों कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V और कट करने के लिए मैंने आपको बताया था Ctrl+X। सिलेक्टिंग टेक्स्ट। तो बच्चों अब हम आपको पढ़ाएंगे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। It is necessary to select the text to perform copy and paste operation. The selected text will be highlighted. For editing the text, you must first select the required text. The editing can be done on the selected text. तो बच्चों ये अगर हमने कॉपी और पेस्ट और कट और पेस्ट फंक्शन को अगर हमने ऑपरेट करना है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। और जब भी हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो पोर्शन हाईलाइट हो जाता है, मतलब वो एक तरह से उस पर ब्लू लाइन बनी आ जाती है, डार्क ब्लू कलर का एक बॉक्स चेक होने लग जाता है। और हम जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर आप अपनी माउस की लेफ़्ट की को दबाकर ड्रैग करें टेक्स्ट के ऊपर तो वो हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। और जो भी हम किसी भी प्रकार की एडिटिंग करते हैं वो हमारी सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट पर ही होती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया। टू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन राइटर, स्वाइप द माउस कर्सर ओवर टेक्स्ट। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट एट वंस देन वी कैन यूज़ Ctrl+A। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको कोई भी लाइन सेलेक्ट करनी है, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप अपने जो माउस है उसका लेफ़्ट क्लिक करके उसको होल्ड करके लेफ़्ट क्लिक को अगर आप ड्रैग करें तो आप अपना जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है या एक पेज पर जितना भी कुछ लिखा हुआ है अगर आपको एक बारी में सेलेक्ट करना है तो बच्चों इसके लिए हमारे पास कीबोर्ड पर एक शॉर्टकट की है Ctrl+A। अगर आप Ctrl+A दबाएंगे तो उस पेज पर जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको लाइन सेलेक्ट करनी है तो आप माउस की सहायता से कर सकते हैं। Selecting non-consecutive text items. The above process shows the selection of continuous text. But suppose the text is not continuous and you have been asked to select a part of the text from a paragraph, then perhaps you may say that it is not possible to select the non-consecutive text, but writer provides a way to select the non-continuous text using keyboard and mouse. तो बच्चों इसका मतलब है अगर हमने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है पैराग्राफ के बीच बीच में से, जैसे कि आपने एक पैराग्राफ लिखा और उसकी सेंटर लाइन में कोई टेक्स्ट है एंड आई एम गोइंग टू राजस्थान टुमारो, तो आपने सिर्फ अगर वो लाइन सेलेक्ट करनी है या फिर आपने उसके बीच बीच के वर्ड सेलेक्ट करने हैं तो वो सिर्फ माउस की हेल्प से ही और कीबोर्ड की हेल्प से ही पॉसिबल है। आप उसके अंदर कोई शॉर्टकट की का यूज़ नहीं कर सकते, आपको अपना कर्सर वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा और अपना लेफ़्ट क्लिक करके और माउस ड्रैग करके ही उस जगह को सेलेक्ट करना पड़ेगा। Selecting a vertical block of text. It is also possible to select a vertical block of column or text or separated by spaces or tabs. तो बच्चों अगर हमारा एक पूरा पेज है और हमारा पूरा पेज भरा हुआ है मगर सिर्फ आपने लेफ़्ट साइड का एक वर्टिकल ब्लॉक और कॉलम को सिर्फ सेलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लेफ़्ट वाले ब्लॉक को माउस से होल्ड करके लेफ़्ट की को और ड्रैग कर दें तो जो आपका लेफ़्ट वाला कॉलम है सिर्फ वो भी सेलेक्ट आप कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस।
तो बच्चों ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ को ढूंढना है या फिर रिप्लेस करना है अपने पूरे पैराग्राफ में जो भी आपने चीज़ लिखी है, तो आप वहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। दिस फीचर इज़ यूज टू सर्च फॉर अ टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विद अदर टेक्स्ट। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इसके द्वारा एक टेक्स्ट को सर्च करते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं अगले दूसरे टेक्स्ट से। सेलेक्ट एडिट फाइंड एंड रिप्लेस द डायलॉग बॉक्स विल ओपन। तो बच्चों पहले हमें एडिट के ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर जाके हमने फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करना है, तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। टाइप द टेक्स्ट टू फाइंड इन द बॉक्स। तो बच्चों जो भी आपने टेक्स्ट फाइंड आउट करना है उसको हमें वहाँ पर लिख देना है। टू चेंज द टेक्स्ट विद डिफरेंट टेक्स्ट एंटर द न्यू टेक्स्ट इन द रिप्लेस बॉक्स। तो बच्चों जो हमने नया टेक्स्ट उसकी जगह रिप्लेस करना है वो हमें अपने बॉक्स में लिख कर ओके दबा देना है, तो उसकी जगह हमारा नया टेक्स्ट आ जाएगा। और इसको फाइंड एंड रिप्लेस को खोलने की एक शॉर्टकट की भी है। अगर हम कीबोर्ड से खोलना चाहें तो है Ctrl+F। जब भी आप Ctrl+F दबाएंगे तो आपका फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन अपने आप आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो बच्चों से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने बच्चों के नाम एंटर कराए और उनके मार्क्स एंटर कराए, और आपकी क्लास में एक लड़के का नाम है सागर। तो सागर के मार्क्स आए थे 10, टीचर ने गलती से 12 लिख दिया। तो आप अगर आप फाइंड एंड रिप्लेस में क्लिक करें और आप वहाँ पर 12 डालें, तो वो आपका बता देगा कि भी सागर के मार्क्स थे और उसकी जगह आप 10 पा सकते हैं, तो वो आपको 12 को 10 से रिप्लेस कर देगा। Jumping to the page number. Sometimes we may require to jump to a particular page number. It becomes difficult to scroll down if it is a large document with several pages. In such a situation, go to page feature of writer is useful. To do this, select the edit menu, go to page, keyboard shortcut Ctrl+G, specify the page number in the dialog box. तो बच्चों इसका मतलब होता है अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर पेज पर सीधा जाना हो, और ये यूज़ होता है अगर बाय चांस आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 100 पेज है। अब आपको बाय चांस 62 पेज पर जाना है, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप माउस का यूज़ करें तो आप स्क्रॉल करते रह जाएंगे और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए हमारे पास ये वाला फीचर है, गो टू पेज फीचर। अगर हमने इसको यूज़ करना है तो हमें एडिट मेन्यू पर जाकर गो टू पेज पर क्लिक करना है, और आप इसको कीबोर्ड की शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने कीबोर्ड पर Ctrl+G दबाना है, तो एक डायलॉग बॉक्स गो टू पेज का अपीयर आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। तो वहाँ पर वो आपको पूछेगा कि आपको कौन से पेज नंबर पर जाना है। जैसे कि मैंने पेज नंबर 62 पर जाना है, तो मैं वहाँ पर 62 टाइप करूँगा और ओके दबा दूँगा। तो जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप 62 पेज नंबर पर मेरे को ले जाएगा और मेरे को स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Non-printing characters. In a computer data entry, anything entered is treated as a character. We can see the characters like alphabet, numbers, punctuation marks on the computer screen, but when you press keys like enter, the space bar, and the tab key that do not appear on the screen, we are actually entering these characters in the document. तो बच्चों नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टर क्या होते हैं। जब भी हम एक डॉक्यूमेंट में कोई भी डाटा एंटर करते हैं, तो जैसे कि हमारे पास कैरेक्टर होते हैं, नंबर होते हैं, और हमारे जो सिंबल्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जैसे कि कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, अल्फ़ाबेट जैसे कि ABCD, नंबर्स 1 2 3 4। तो हम इन सबको देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसको हम कहते हैं प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। जब भी हम इनको प्रिंट करते हैं तो ये हमें कैरेक्टर सब दिखते हैं। और जब भी हम एक एंटर की को प्रेस करते हैं जो हमें नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है, हम स्पेस बार को प्रेस करते हैं जो कि स्पेस देता है, और हम ऐसी बहुत सी फंक्शनल कीज़ का यूज़ करते हैं जो कि हमें अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखती। तो हम इन सब कीज़ को नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। अगर हम उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दें तो हम उनको नहीं देख पाते, वहाँ पर सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस दिखता है। तो जो ये वाली कैरेक्टर होते हैं जो हमें स्क्रीन पर नहीं दिखते हैं, तो हम इसको कहते हैं नॉन प्रिंटिंग
characters. Checking spelling and grammar. While word processing a document, we may commit spelling mistake. In such cases, the writer helps us to correct the spelling. It also provides a grammar checker to check the grammar of the sentence. It can be used separately or in combination with the spelling checker. This is one of the important feature of any word processing application. तो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी देखें, अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हम अक्सर गलतियां करते ही हैं, और फिर हम अपने टीचर से उसको चेक करवाते हैं, तो हमारी जो टीचर होती है हमें गलतियां बताती है कि बेटा आपने यहाँ पर गलत लिख दिया। तो अगर हमने यही सेम चीज़ अपने कंप्यूटर में करनी हो तो हमारे पास एक चेक स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन होता है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट की जो भी आपने स्टफ़ लिखा होता है, जो भी आपने एक डाटा एंटर किया होता है, अगर आपने उसमें अपने हर एक वर्ड को चेक करना हो कि मेरे वर्ड की स्पेलिंग ठीक है या नहीं, या अपनी इंग्लिश ग्रामर चेक करनी हो कि मैंने जो ग्रामर लिखी है वो ठीक है या नहीं, तो वहाँ पर हम जो ये वाला फीचर है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका यूज़ कर सकते हैं। To check the spelling and grammar of the document or the selected text, select Tools, Spelling and Grammar, or click the Spelling and Grammar button on the standard toolbar or press the keyboard key F7। तो बच्चों, अगर आपने अपने जो पैराग्राफ है या फिर पूरा डॉक्यूमेंट है और जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, अगर आपने उसकी जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी है तो हमें टूल्स पर जाना है, उसके बाद हमें स्पेलिंग्स और ग्रामर पर क्लिक करना है, और जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन, वो हमें स्टैंडर्ड टूल बार पर भी मिलता है। और जो अगर आपको अपनी फंक्शन कीज़ के थ्रू ये वाला फीचर खोलना है तो हमें F7 दबाना है, जो कि हमारे कीबोर्ड की जो सबसे ऊपर वाली कीज़ की लाइन होती है, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको 3 वेज बताए। जो पहला है कि अगर आप टूल्स पे जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करें, जो दूसरा है आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे अपना स्पेलिंग एंड ग्रामर का बटन मिल जाएगा, और तीसरा है आप F7 दबा सकते हैं। Automatic spell checker checks each word as it is typed and displays a wavy red line under any unrecognized words. Right-click on an unrecognized word to open a context menu. Certain suggestions will be displayed for the selected word. Click on the most appropriate word out of the suggested words to replace the underlined word. After making corrections, the line disappears. तो बच्चों, अब आप सबके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब हम इस फीचर को यूज़ करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले फीचर को, तो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी स्पेलिंग ठीक है और कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो बच्चों, जैसे हमने कोई भी एक सेंटेंस लिखा और उसके अंदर आपकी कोई भी स्पेलिंग गलत है, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा राम इज़ अ गुड बॉय, और आपने इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर से चेक किया, और जो वहाँ पर आपने जो गुड की स्पेलिंग होती है GOOD, आपने वहाँ पर गुड की स्पेलिंग गलत लिख दी, आपने लिख दी GOD, तो हमारी वहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई। तो जब भी आप उसको स्पेलिंग एंड ग्रामर के फीचर से चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपकी जो स्पेलिंग गलत होगी उसके नीचे एक रेड कलर की वेवी लाइन अपीयर होने लगेगी। तो आपको वो बताएगी कि जो आपका ये वाला वर्ड है उसकी जो स्पेलिंग है या फिर जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो आपको वो ठीक कैसे करनी है, आप उस वर्ड जहाँ पर आपको रेड वेवी लाइन दिखे, आप उस पर अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए, तो वहाँ पर एक आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा, और जो कंप्यूटर है वो आपको वो आपको 3-4 वर्ड के सजेशन देगा कि आप आखिरकार लिखना क्या चाहते हैं। तो आप उसमें से किसी एक वर्ड पर सेलेक्ट कीजिए जो कि आप लिख रहे थे। जैसे GOOD की जगह मैं अगर GOD लिख दूँ
तो अगर आप उसकी स्पेलिंग ठीक करना चाहेंगे तो आप राइट क्लिक करें तो वहाँ पर आपको GOOD का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप अगर GOOD पे क्लिक कर दें तो वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा GOOD से, और आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जैसे ही आप अपनी करेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने GOOD कर लिया, तो जो वो रेड लाइन है वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो हमारी जो लाइन है वो प्लेन जैसा पहले ही दिखती थी वैसे ही दिखनी शुरू हो जाती है। Using synonyms and the thesaurus. Sometimes you search for a word having a similar in meaning to the word you have in mind. A word processor helps to look up synonyms, different words with the same meaning, and antonyms, word with the opposite meaning. In the thesaurus, the list of synonyms can be accessed from a context menu. तो बच्चों, हम कभी कभार कुछ सर्च करते हैं एक वर्ड के लिए जिनका सिमिलर मीनिंग होता है और आपके दिमाग में कोई और वर्ड चल रहा होता है। तो जो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है वो हमें हेल्प करता है सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढने में। तो सिनोनिम का मतलब होता है कि जो हमारे वर्ड दिखने में अलग होते हैं पर उनका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल सेम होता है। और हमारे पास एक और वर्ड्स होते हैं एंटोनिम्स, जिनमें जो वर्ड होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं मगर उनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। तो अगर आप इनकी लिस्ट देखना चाहें कि आपके पास सिनोनिम्स कौन से हैं, या फिर आपको टेक्स्ट लिखे आपको उसके अलग एक वर्ड के अलग अलग सिनोनिम्स देखने हैं, तो आप अपने कंटेक्स्ट मेन्यू में जाकर वहाँ पर अगर आप सिनोनिम्स सेलेक्ट करें तो आपको वहाँ पर सिनोनिम्स देखने को मिल सकते हैं। यूजिंग सिनोनिम्स एंड द थिसॉरस. Right click on a word and point to synonyms on the context menu. A submenu of alternative words and phrases are displayed. Click on a word or phrase in the submenu to replace it with the highlighted word or phrase in the document. तो बच्चों, अगर मैंने आपको जैसे कि बता ही दिया है, वैसे तो मैं आपको एक और बार बताता हूँ। अगर आपको अपने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं तो आपको जो आपका जो हाईलाइटेड वर्ड है उस पर राइट क्लिक करना है, वहाँ पर आपको सिनोनिम्स पे क्लिक करना है। तो आपका एक सब मेन्यू होगा, तो वहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे अलग अलग सिनोनिम्स जो आपके लिए सुटेबल है। आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना वहाँ पर उसका वर्ड का मीनिंग या फिर आप अपना वर्ड चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कोई भी आप किसी भी प्रकार का अपने डॉक्यूमेंट में चेंज करें, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर या ऐसा कुछ भी, तो हम उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट. द फर्स्ट स्टेप इन अ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन इज टू यूज पेज सेटअप. द पेज फॉर्मेटिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन, बट फॉर द डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन पेज सेटअप इज टेकन हेयर. टू सेट अप अ पेज, सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेज सेटअप एंड पेज ऑप्शन. तो बच्चों, जो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का पहला स्टेप होता है वो होता है पेज सेटअप. तो अगर हमें पेज सेटअप खोलना हो तो हम कैसे करें? हमें फॉर्मेट ऑप्शन पर जाकर पेज सेटअप पर क्लिक करना है, और जिससे कि हमारा पेज सेटअप हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम आते हैं पेज स्टाइल डायलॉग पर। तो जैसा कि मैंने आपको ये फ़ोटो पहले ही दिखा रखी है, यहाँ पर आप जैसा कि देख ही सकते हैं, ऐसे जो पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि ये हमारा होता कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, जो हमारा पेज स्टाइल डायलॉग होता है, इट अलाउज अस टू सेलेक्ट पेपर साइज एंड फॉर्मेट. यूजर कैन एडजस्ट ओरिएंटेशन एज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. द यूजर कैन सेट द मार्जिन्स लेफ्ट, राइट, टॉप, डाउन. तो बच्चों, जब भी हमें अपना जो पेज है उसको स्टाइल करना है तो हम उसका साइज़ और फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि A4, A5, B4 लेटर. तो बच्चों, ये एक अलग अलग साइज़ होते हैं पेजेस के, जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली हम A4 साइज शीट यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में. यूज़र कैन एडजस्ट ओरिएंटेशन एज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. तो बच्चों, ओरिएंटेशन भी हम सेलेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं एज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. ये आपका जैसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला चीज़ होता है,
यहाँ पर हम उसका नाम दे देते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यूज़र कैन सेट द मार्जिन्स लेफ़्ट राइट टॉप डाउन। तो बच्चों हम यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं वो भी सेट कर सकते हैं कि हमें ऊपर कितना गैप चाहिए, राइट हैंड साइड कितना गैप चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड कितना गैप चाहिए और डाउन में कितना गैप चाहिए। तो हम ये सब पेज स्टाइल डायलॉग से कर सकते हैं। Formatting text. Formatting text refers to the formatting of paragraphs and characters. To do the formatting, first select the text and then apply the required text formatting features. There are various methods of formatting text. We can apply any one methods as per suitability. These methods are, तो बच्चों जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता है उसको हम एक पैराग्राफ्स या करेक्टर्स पे करते हैं, और हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें जो एक टेक्स्ट है और जो या फिर कोई पैराग्राफ है उसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर एडिटिंग या फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं। और हम आपको अब इसके मेथड पढ़ाने जा रहे हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। यूज़ द मेन्यू ऑप्शंस फ्रॉम मेन्यू बार। तो बच्चों पहला है कि हम मेन्यू ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे मेन्यू बार पे गिवन होते हैं। यूज़ द रेडली अवेलेबल बटन्स ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। अगर हमारे जो फॉर्मेटिंग टूल बार हैं उसके ऊपर भी ऐसे बटन्स होते हैं अवेलेबल जिससे कि हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यूज़ द कंटेक्स्ट मेन्यू। द कंटेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स बाय राइट क्लिकिंग ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो बच्चों हम कंटेक्स्ट मेन्यू की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने माउस की हेल्प से अपना जो टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम उस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारा कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है और हम अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए हैं। रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग। टू सी द इफेक्ट ऑफ फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, फर्स्ट रिमूव मैनुअल फॉर्मेटिंग। फॉर दिस सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड चूज फॉर्मेट क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग फ्रॉम द मेन्यू बार और क्लिक द clear direct formatting button on the formatting toolbar or use Ctrl+M from the keyboard. It will clear your existing formatting on the text and then you can apply the fresh formatting features. तो बच्चों अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है उस पर पहले से ही फॉर्मेटिंग लगी हुई है और अगर आपको वो रिमूव करके एक नई फॉर्मेटिंग डालनी है तो आप फॉर्मेट पर जाकर वहाँ पर क्लियर डायरेक्टिंग फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड पे से Ctrl+M सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो पुरानी फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाएगी और आप उसके ऊपर नई फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। Common text formatting. Some of the common text formatting features generally used are changing font size, changing font style, changing font type, changing font color. चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है कि अगर आप अपने टेक्स्ट की जो फ़ॉन्ट साइज़ है अगर आप वो चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपका फ़ॉन्ट आपको कितना बड़ा दिखे तो हम उसको चेंजिंग फ़ॉन्ट स्टाइल बोलते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बोलते हैं। अगर हमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है कि आपकी जो हैंड राइटिंग होती है रियल लाइफ में, अगर आप अपनी जो टेक्स्ट आपको कैसा दिखे, अगर वो बोल्ड दिखाना है, इटैलिक दिखाना है, अंडरलाइन दिखाना है, तो हम उसको फ़ॉन्ट स्टाइल बोलते हैं। हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट टाइप हम चेंज कर सकते हैं और हम फ़ॉन्ट कलर कि हमारा टेक्स्ट किस कलर का है हम वो भी चेंज कर सकते हैं। On the format toolbar, you will find the buttons representing the letter in a bold, italic and underline form. तो बच्चों हमें अगर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना है अपने टेक्स्ट को तो आप सिलेक्ट कीजिए अपने टेक्स्ट को और ऊपर जो हमारा फॉर्मेट टूल बार होता है उस पर हमें 3 बटन मिलते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। हम वहाँ से अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I एंड अंडरलाइन के लिए Ctrl+U होती है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द केस ऑफ द टेक्स्ट। देयर आर 6 चेंज केस ऑप्शंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो बच्चों अगर हम अपने टेक्स्ट का जो केस होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अपर केस, लोअर केस, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जो हमने आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ाया था उसके अंदर हमारे को 6 ऑप्शन मिलते हैं कि हम अपने टेक्स्ट का जो केस है वो हम 6 डिफरेंट टाइप्स में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द डेट 5 जुलाई
The th character appearing after fifth is the subscript case. In some situations, such as while writing scientific chemical formula such as O2, the character 2 is the subscript case. तो बच्चों ये आपको एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे कि 5 जुलाई होता है, जो हमारा 5 लेटर के बाद TH होता है उसको सबस्क्रिप्ट केस कहते हैं। ऐसे ही जैसे हमारा लोअर केस होता है, अपर केस होता है, ये हमारे सबस्क्रिप्ट केस का एक एग्जांपल है। To apply subscript, select a text and select format text subscript। तो बच्चों अगर हमें सबस्क्रिप्ट अपने टेक्स्ट पर लगाना है तो हमें पहले फॉर्मेट पर जाना है, फिर टेक्स्ट पर जाना है, फिर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। और अगर हमें अपने टेक्स्ट पर सुपरस्क्रिप्ट लगाना है तो हमें फॉर्मेट पर जाना है, टेक्स्ट को क्लिक करना है, उसके बाद हमें सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करना है। तो हमारा ये वाला जो फॉर्मेटिंग है वो हमारी हो जाएगी। तो बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है आपको सब कुछ समझ आया होगा।